नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिन विदेश दौरों को कामयाबी बताकर पेश किया जा रहा था, अब उन्हीं पर सवाल होने लगा है। जनता भी सवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में ताबड़तोड़ विदेश यात्राएं की, उसका नतीजा भारत के लिए क्या निकला। कांग्रेस इसे लेकर सवाल उठा रही है। विदेश दौरों के लिए चुने गए सांसदों के नाम को लेकर जो राजनीति शुरू हुई, उसी के बहाने अब कांग्रेस इन प्रश्नों पर आ गई है। रेलवे के टिकट पर भी ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री के फोटो को लेकर विवाद होने लगा है कि क्या यह सब राजनीति नहीं है। इस फोटो में भी सेनाध्यक्षों की तस्वीर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ही सैल्यूट कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया है कि जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पर, बीजेपी के सोशल मीडिया पर, रेल टिकट पर और होर्डिंग पर नरेंद्र मोदी अपना फोटो छपवाकर कमांडो बन खड़े हैं, क्या वो राजनीति नहीं है? कामयाबी सेना की, लेकिन फोटो और पोस्टर में तस्वीर केवल प्रधानमंत्री मोदी की, क्या यह राजनीति नहीं है? इन तस्वीरों का यही मतलब है कि बीजेपी को इस ऑपरेशन का राजनीतिक लाभ जल्द से जल्द लेना है, वरना सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की तस्वीर होती, या कम से कम उन सैनिकों की तस्वीर जो देश के लिए शहीद हुए हैं, मगर केवल एक और एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का। इसी तरह विदेश नीति का एक ही चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रहे, यात्राओं के इन हिसाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्राएं शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनका काम ही है विदेश मामलों के संबंध में यात्राएं करना। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यात्राएं करने लगे, उससे लगने लगा कि मोदी सरकार की विदेश नीति का चेहरा एकमात्र वही हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों की 7 टीमों को 32 देशों में क्यों भेजा जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं से कुछ नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो पक्ष विपक्ष के 59 सांसदों की टीम क्या हासिल कर लेगी? आमतौर पर विदेश नीति की घरेलू राजनीति में समीक्षा नहीं होती, लेकिन घरेलू राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों और विदेश नीति को जमकर इस्तेमाल किया जाता है। गोदी मीडिया और बीजेपी ने गांव-गांव तक इन यात्राओं को कामयाबी के रूप में पहुंचाया है। इस लिहाज से विदेश नीति पर बात करने का यही सही समय है। इसका दर्शक वर्ग अब दिल्ली से निकलकर गांव में फैल गया है। जो जनता यात्राओं को कामयाबी मान बैठी थी, वही जनता पूछ रही है कि इन यात्राओं का रिजल्ट क्या निकला। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने पहले सवाल नहीं उठाए, लेकिन इस बार यह सवाल जनता के बीच से भी आ रहा है कि इतनी विदेश यात्राओं का लाभ क्यों, क्या मिला? भारत क्यों अकेला नजर आ रहा है? क्यों पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई देश भारत के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा? यह सवाल रह रहकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भी उठता जा रहा है। वे लगातार भारत का नाम पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, खुलकर एप्पल के सीईओ से कहते हैं भारत में उनका प्रोडक्ट बन रहा है, उन्हें पसंद नहीं। अनेक बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई उन्होंने रुकवाई, व्यापार की डील को लेकर धमकी दी, जिसके बाद लड़ाई रुक गई। भारत ने आधिकारिक चैनल से इसका प्रतिकार किया है, लेकिन जनता अब नोट करने लगी है कि ट्रंप जब भी भारत को लेकर कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी नहीं बोलते। भारतीय नागरिकों को हथकड़ियां पहनाकर भारत भेज दिया अमेरिका ने, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला, विदेश मंत्री ने भी चुप्पी साध ली, जबकि इन्हीं ट्रंप को माई फ्रेंड कहा जाता रहा। गोदी मीडिया में जश्न का माहौल था जब ट्रंप दूसरी बार जीते। गोदी मीडिया को लगा कि एक और दोस्त जीत गया है। सतही जश्न और विश्लेषण के जरिए भारत के दर्शकों को झांसा दिया गया कि ट्रंप की जीत भी प्रधानमंत्री मोदी की सफलता है। और अब जब ट्रंप अपने हिसाब से चलने लगे हैं, तो गोदी एंकर बता रहे हैं ट्रंप कोई मायने नहीं रखते। अगर ट्रंप इतने ही निरर्थक हो चुके हैं, तब फिर प्रधानमंत्री मोदी उनके बयान का जवाब क्यों नहीं दे पाते? उसी समय ट्वीट कर देते कि कश्मीर पर कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा, आपका शुक्रिया। यहां तो ट्रंप क्रेडिट पर क्रेडिट लिए जा रहे हैं कि उन्होंने लड़ाई रुकवाई और खंडन भी नहीं किया जा रहा। कर दीजिए, अगर ट्रंप गोदी मीडिया के लिए अब कुछ भी नहीं है तो। हुआ यह है कि विदेश नीति को लेकर हिंदी के अखबारों में और हिंदी के चैनलों में खूब लिखा गया, दिखाया गया, एक तरफा कामयाबी का ऐलान कर दिया गया। विदेश दौरों को ही मिलने जुलने की तस्वीरों के सहारे ही सफलता का प्रदर्शन किया गया। आज उस जनता को यकीन नहीं हो रहा कि जिस विदेश नीति को उसने कामयाबी के रूप में स्वीकार कर लिया था, भारत के विपक्ष के सांसदों की मदद अब क्यों ली जा रही है।
एकता का ही प्रदर्शन करना था तो तृणमूल कांग्रेस से पूछे बिना यूसुफ पठान का नाम क्यों शामिल किया गया? यूसुफ पठान इस राजनीति को समझ गए और खुद को अलग कर लिया। जब इसे लेकर ममता बनर्जी ने बोला तब जाकर सरकार ने अब पार्टी से पूछा है और अभिषेक बनर्जी का नाम पार्टी की तरफ से मनोनीत किया गया। यही आरोप तो कांग्रेस ने लगाया कि शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने नहीं दिया तो बिना पूछे क्यों शामिल किया गया। शशि थरूर ही नहीं, कांग्रेस से पूछे बिना मनीष तिवारी का नाम भी दे दिया गया। तो क्या यह राजनीति नहीं थी? तृणमूल कांग्रेस से पूछा नहीं, यूसुफ पठान का नाम दे दिया। कांग्रेस से पूछा और जो नाम दिया गया उसमें से शामिल नहीं किया गया। गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस के दिए गए 4 नामों में से केवल एक नाम ही सरकार ने चुने। जाहिर है जब इस तरह की सतही राजनीति होगी तो कांग्रेस भी सवाल करेगी कि आपको यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिस तरह से शशि थरूर का चुनाव कर कांग्रेस को चिढ़ाने की कोशिश की गई, उसी तरह कांग्रेस भी अब इस प्रतिनिधिमंडल में जाने वाले सांसदों के नाम को लेकर सवाल करने लगी है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई पर इनका बयान था कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार होगा। उनके इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन कहा कि उनके बयान गैर जिम्मेदार हैं, तर्कहीन हैं और बेतुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ दिन भर जहर उगलने वाले, ऊट पटांग बकवास करने वाले डिग्री दुबे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के मुसलमानों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझाने जा रहे हैं। गजब विडंबना है। मोदी सरकार ने सांसदों की टीम बनाने को लेकर जिस तरह से राजनीति की शुरुआत की, उसके कारण उनकी विदेश यात्राएं भी निशाने पर आ गई हैं। जो बात विपक्ष भी भूल गया था अब उसे लेकर पूछने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं का क्या लाभ निकला कि अब केवल गुटबाजी लेवल की राजनीति करके प्रतिनिधिमंडल बनाया जा रहा है। गोदी मीडिया जिस विपक्ष को 11 साल से देश के लिए खतरनाक बताता रहा, विपक्ष को नष्ट करने में जुटा रहा, विपक्ष विरोधी पत्रकारिता करता रहा, अब उसे भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि मिटा देने की इतनी मेहनत करने के बाद विपक्षी दलों से भी सांसदों को भेजना पड़ रहा है। जो प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई मगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए, अब उन्हें भी विपक्ष का सहयोग लेना पड़ रहा है। लेकिन इस तरह से विपक्ष के सांसदों को चुनने में राजनीति होगी तो उनकी विदेश यात्राओं को लेकर संदेह किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि मकसद क्या था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो दिन रात यात्राएं की उसका नतीजा क्या निकला? लोगों के मन में यह बात घर कर गई है कि भारत अलग थलग पड़ गया है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के तमाम देशों ने भारत से किनारा कर लिया और बीच बचाव का बयान देने लगे। कांग्रेस ने भी इसे लेकर सवाल उठाया है। प्रवक्ता जयराम रमेश ने लिखा है कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह फेल हो गई है। विदेश नीति का मतलब केवल विश्वगुरु बन जाने का दावा करना नहीं है। पिछले 60-70 साल से विदेश नीति में निरंतरता रही है। मोदी सरकार ने उस सिलसिले को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, चीन, कतर, लंदन और अमेरिका जाकर कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणियां की। हम इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जहां भी वे पिछले 11 साल में गए कांग्रेस को बदनाम किया है। हमारी विदेश नीति कहां है? अगर आपकी विदेश नीति इतनी मजबूत थी तो इस प्रतिनिधिमंडल को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका का उदाहरण तो है जिसका जिक्र हमने किया, लेकिन दूसरे और कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत का खुलकर साथ नहीं दिया? और अब 59 सांसदों का जो दल 32 देशों की यात्राओं पर जा रहा है उससे क्या बदल जाने वाला है? ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कतर के विदेश मंत्रियों के साथ खुद बात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी कई देशों के सुरक्षा सलाहकारों से बात कर रहे थे। इनमें रूस, चीन, जापान, फ्रांस और अमेरिका भी शामिल है। इन देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 70 देशों के सैनिक और रक्षा सलाहकारों को ब्रीफ किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। तो ऐसा नहीं था कि भारत ने दुनिया के देशों से संपर्क नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने जो हासिल नहीं किया वो सांसदों की टीम क्या हासिल करने वाली है, यह सवाल पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्राओं को अपनी राजनीतिक सफलता के रूप में पेश किया है। इस बात पर जोर दिया गया कि कहां-कहां भारत के प्रधानमंत्री का पहला दौरा हुआ और वहां उनके स्वागत में कितने लोग आए, जबकि वहां आने वाले ज्यादातर भारतीय और भारतीय मूल के
ही लोग थे। फिर भी इस तरह से पेश किया गया कि उस देश में भव्य स्वागत हुआ और उस देश के लोग भी स्वागत करने सड़कों पर आए। कई जगहों को लेकर रिपोर्ट छपी है कि प्रधानमंत्री के दौरे पर उन देशों में रहने वाले भारतीयों को बुलाकर मोदी मोदी करवाया गया, रैली का समा बांधा गया। इन आयोजनों के खर्चे को लेकर भी सवाल उठते रहे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक प्रधानमंत्री मोदी 89 बार विदेश दौरे पर गए। हो सकता है कि विदेश दौरों में शतक बनाने का रिकॉर्ड कोई मन में हो, लेकिन जनता अब रिजल्ट पूछ रही है। उनकी यात्राओं का रिकॉर्ड देखने से लगता है कि एक बार की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी 1 से लेकर 4 देश का दौरा कर लेते हैं। पहले कार्यकाल में ही 92 देशों से अधिक देश चले गए। पीएम इंडिया की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार वे अब तक 151 बार देशों का दौरा कर चुके हैं। इनमें से कुछ देशों का उन्होंने 1 से अधिक बार दौरा किया है, तो उसकी गिनती भी 2 या 3 बार की जाएगी। भले ही 92 बार वे भारत से बाहर गए, लेकिन इस दौरान 151 बार देशों का दौरा किया। बतौर प्रधानमंत्री उनका पहला दौरा भूटान का था और सबसे ताजा विदेश दौरा सऊदी अरब का था, जहां से प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम हमले के कारण जल्दबाजी में लौट पड़े। प्रधानमंत्री मोदी पहले कार्यकाल में 92 से अधिक देशों की यात्रा पर गए। 2021 से 25 के बीच 31 बार यात्राएं की, करीब 50 देश गए। कोविड के 1.5 साल के दौरान उन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की। इस दौरान की यात्रा का रिकॉर्ड उनकी वेबसाइट पर नहीं है। अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती 55 महीनों में 92 देशों का दौरा कर लिया, जबकि 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने 74 देशों की ही यात्राएं की। इससे ज्यादा यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल में कर डाली। पूरे उनके चेले, उनका भक्त मीडिया दिन भर चलाता था, पापा ने वॉर रुकवा दी, रूस और यूक्रेन की वॉर पापा ने रुकवा दी। और जब अपने देश की बारी आई, जब पाकिस्तान से हमारी जंग छिड़ी, आप उसको जंग कहें, आप उसको आतंकियों के ठिकाने पे हमला कहें, जो भी कहें, एक भी देश भारत के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। छोड़िए बाकी देशों को, नेपाल तक ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, भूटान ने स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई आपके साथ नहीं खड़ा था। हमारे जो कन्वेंशनल रूप से पारंपरिक मित्रताएं जिन देशों से है, वो तक नहीं बोले। जिन देशों के साथ हमने अरबों रुपए का व्यापार किया, तेल खरीदा, हथियार खरीदे, एक शब्द उनमें से एक भी देश ने नहीं बोला। क्या यह विदेश नीति की चूक नहीं है? क्या इसमें कोई सीएजी रिपोर्ट आएगी कि साहब इतना अरबों रुपए का खर्च हुआ, प्रचार हुआ, विदेश यात्राएं हुई, लेकिन भारत को क्या मिला? ये सवाल हम बार बार पूछते थे। प्रधानमंत्री की छवि से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के हित होते हैं। क्या विदेश नीति में भारत के हित सिद्ध हो रहे हैं या नहीं? प्रधानमंत्री जा जाकर विजय चौथाई वाला कोई है इनके, बसें भर भर के इवेंट करवाते थे, कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में, कभी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां जाते प्रधानमंत्री वहां बड़े बड़े इवेंट्स करते और डंका बजाते, मैं विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु की असलियत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के अलग थलग पड़ने पर खुल गई। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं तब भी खटक रही थीं, क्योंकि उसी समय इन यात्राओं के नतीजे पर बात नहीं हो रही थी। केवल स्वागत हुआ, भीड़ आई, तालियां बजी, इसी सब के कवरेज से यात्रा की बात समाप्त कर दी जाती थी। धीरे धीरे विपक्ष ने संसद में उनकी यात्राओं के खर्चे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। जून 2014 से दिसंबर 2018 के बीच प्रधानमंत्री मोदी के दौरों पर कुल मिलाकर 2021 करोड़ का खर्च आया। हर यात्रा पर औसतन 22 करोड़ खर्च हुआ। यह जानकारी तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सवाल के जवाब में दिसंबर 2018 में राज्यसभा में दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इन खर्चों को लेकर सवाल पूछा। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने मार्च महीने में इन सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मई 2022 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 38 देशों की यात्राएं की। इन यात्राओं पर 258 करोड़ रुपए खर्च हुए। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, 22 करोड़ खर्च हुआ। सितंबर 2024 में फिर से अमेरिका गए, तब 15 करोड़ से अधिक खर्च हुआ। मई 2023 के जापान दौरे पर 17 करोड़ से अधिक का खर्चा आया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मई 2022 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच फ्रांस गए, डेनमार्क गए, यूएई, नेपाल, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ग्रीस, पोलैंड, यूक्रेन, रूस, इटली, ब्राजील और गुयाना का दौरा भी किया। कुल मिलाकर करीब 2.5 साल के दौरान किए गए इन विदेश दौरों पर 258 करोड़ का खर्चा आया।
लेकिन इस बार खर्चे की बात नहीं हो रही। सवाल यह हो रहा है कि इतनी बड़ी कवायद का रिजल्ट क्या निकला। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की कभी गंभीर समीक्षा हुई ही नहीं। अलबत्ता स्क्रोल ने बहुत मेहनत से एक रिपोर्ट जरूर छापी कि उनकी कई यात्राओं से पहले और बाद में अदानी समूह को बहुत फायदा हुआ, कोई ना कोई करार मिला। उम्मीद है आपने इस पर 24 सितंबर का हमारा वीडियो देखा होगा। सितंबर 2024 में स्क्रोल के सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में कई देशों के उदाहरण देकर बताया गया कि जहां जहां मोदी जाते हैं वहां वहां अदानी समूह को डील मिलती है। सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया और इसराइल के उदाहरण देकर बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कुछ महीनों के भीतर ही उन देशों में अदानी समूह को डील मिली है। दिसंबर 2024 में कांग्रेस ने इस बारे में एक चार्ट प्रकाशित किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के दौरों से अदानी समूह को होने वाले कथित फायदे के बारे में भी बात की थी। अदानी का नाम आते ही, गौतम भाई का नाम आते ही जो हालत खराब हो जाती है प्रधानमंत्री की, वो देखते बनता है। चलिए, वो उनका निजी मामला है, उनके संबंध है, लेकिन किसी को यह हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हो। जो भी देश उस व्यापारी की हां में हां मिलाएंगे, उसको काम देंगे, वो देश फिर देश हमारे भारत की सीमाओं में भी घुस जाएं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और जो देश इंक्वायरी बैठा दें, कोई भ्रष्टाचार की बात कर दें, इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की विदेश नीति है? मुद्दा यह है कि राजा की जान तोते में है, और ये तोता मिर्ची नहीं खाता, ये तोता पोर्ट खाता है, एयरपोर्ट खाता है, बिजली खाता है, कोयला खाता है, शेयर मार्केट में शेयर धारकों का पैसा खाता है। टैक्स पेयर का पैसा इसी तोते के पास जाता है। इस तोते को बचाने के लिए राजा किसी भी सीमा तक जा रहा है। एक होती ना वाई सिक्योरिटी, आपने सुनी होगी, जेड सिक्योरिटी सुनी होगी। गौतम भाई को मिली हुई है एम सिक्योरिटी। माधवी सिक्योरिटी नहीं है, यह है मोदी सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं पर खर्चे का कुछ आंकड़ा तो है, लेकिन आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि सारा का सारा हिसाब है। आज जब सांसद दुनिया के दौरे पर जाएंगे तो क्या कहेंगे? क्या सांसदों के पास गोदी मीडिया के कवरेज का कोई बचाव होगा? न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रांस 24, इकोनॉमिस्ट में भारत के गोदी मीडिया के कवरेज पर डिटेल में छप रहा है कि कैसे यहां का मीडिया झूठ बोल रहा था, कैसे अभी भी नफरती बयान दिए जा रहे हैं। फेसबुक पर पोस्ट लिखने के कारण एक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। हम जानते हैं कि पश्चिम का मीडिया इराक युद्ध से लेकर वियतनाम युद्ध तक कई बार झूठ बोल चुका है, लेकिन क्या इस आधार पर भारतीय मीडिया के कवरेज को किसी भी तरह से जायज या सही ठहराया जा सकता है? गोदी मीडिया को लेकर दुनिया के तमाम बड़े अखबारों में आए दिन छप रहा है कि यह मीडिया कितना फ्रॉड हो गया है और इसके कारण भारत की लोकतांत्रिक छवि को गहरा धक्का पहुंच रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। भारत के लोकतंत्र की पहचान यहां के मीडिया से भी हुआ करती थी। अब आते हैं G20 के आयोजन और कवरेज को लेकर। उस समय भी विपक्ष ने सवाल उठाया, लेकिन उसके हर सवाल को हताशा का सवाल बताया गया और नरेंद्र मोदी की कामयाबी का। कभी सवाल नहीं किया गया कि G20 के अध्यक्ष बनने में ऐसा क्या खास है जो इतना खर्चीला आयोजन हो रहा है, जबकि G20 के सभी सदस्य देश बारी बारी से इसके अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन इस तरह से धूम मचाई गई जैसे सारे देशों ने भारत को ही अपना नेता और विश्वगुरु मान लिया। मान ले तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन झूठी तारीफ की भारत को क्यों जरूरत पड़ रही है? भारत एक महान देश है, उसे झूठ के दम पर महान बताने की कोशिश का कोई मतलब नहीं। G20 के आयोजन के समय तो खर्चे की बाढ़ आ गई। G20 के प्रतिनिधियों को पूरे देश की सैर कराई गई, राज्य सरकारों का भी खर्चा आया होगा। उस समय भी खर्चे को लेकर सवाल उठ रहे थे। कई लोग हैरान थे कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। G20 के समय इतने पोस्टर लगाए गए कि आज भी इसके अवशेष आपको शहर में दिख जाएंगे। इसका आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्यक्तिगत प्रदर्शन भी बन गया था। मेहमानों को सोने चांदी के वर्क वाली प्लेट में भोजन परोसा गया। आप सोने की थाली में खिलाकर किस वैभव का प्रदर्शन कर रहे थे और इसका रिजल्ट क्या निकला? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए, उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री आए। G20 महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी संस्था है? अगर है तो उसकी भूमिका पहलगाम हमले के बाद क्यों नहीं नजर आती है?
तब तो फोटो खूब छप रहा था, भारत विश्व गुरु बन गया है। G20 के समय हालत यह हो गई कि इतने बड़े सम्मेलन से एक साझा बयान जारी होगा या नहीं, इसे लेकर बेचैनी मच गई। अब आपने इतना बड़ा तामझाम किया, उसका नतीजा कुछ तो निकलना था, साझा बयान तो आना चाहिए। समापन के कुछ दिन पहले तक यह लगने लगा कि रूस और यूक्रेन के मसले पर साझा बयान जारी नहीं होगा। अंत में साझा बयान जारी हुआ, लेकिन रूस की निंदा नहीं की गई, जबकि एक साल पहले इंडोनेशिया में हुए सम्मेलन में G20 के बयान में रूस की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने का जिम्मा और मुद्दा दोनों राष्ट्रपति ट्रंप ने ले लिया है। इस युद्ध को रुकवाने की शर्तों को तय करने में भारत कहीं नजर नहीं आता। अमेरिका और यूक्रेन के बीच वहां के खदानों को लेकर करार हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में टकराव हो गया, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ही इस मसले में मुख्य खिलाड़ी बने हुए हैं। पोप की अंतिम यात्रा के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं। अब 19 मई की रात ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 2 घंटे बात की है और घोषणा की है कि दोनों देश आपस में मिलकर युद्ध विराम की शर्तें तय करने वाले हैं, युद्ध खत्म करने की दिशा में काम करने वाले हैं। इन सब में प्रधानमंत्री मोदी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो जो कहानी बनाई गई थी उसकी सच्चाई क्या थी? लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने को लेकर भारत में तरह तरह के दावे हो गए। बीजेपी के सांसद ने झूठ बोला कि भारतीय छात्रों को लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर के लिए जंग रुकवा दी। इस बात से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ही इनकार कर दिया। आप इन चेहरों के नाम से इनके बयान सर्च कीजिए। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला है कि भारतीय छात्रों को लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध रुकवा दी। जब इस झूठ को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सवाल पूछा गया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया जैसे ये सब फालतू की बातें हों। इसके बाद भी बीजेपी ने वॉर रुकवा दी पापा वाला विज्ञापन बनाया। तमाम तरह के सवाल उठने के बाद भी उसे अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी ने नहीं हटाया है। अगर वाकई रूस और यूक्रेन के बीच भारत की कोई ठोस भूमिका होती तो आज रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की मेज पर ट्रंप के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र हो रहा होता, जो कि नहीं हो रहा। अखबारों में केवल तारीफ छपती थी। आम आदमी क्या करता? उसे जब अपने शहर की हालत में बदलाव नहीं दिखता था तो इस बात से संतोष कर लेता था कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में कामयाब हैं, भारत का नाम हो रहा है। लेकिन आज वही समझ नहीं पा रहा कि जिसे कामयाबी समझता था वो कामयाबी नजर क्यों नहीं आ रही। भारत के साथ कौन खड़ा है दिख क्यों नहीं रहा? लोग सवाल पूछने लगे हैं। गोदी मीडिया ने हमेशा विदेश दौरों को हवा दी कि यह भारत की कामयाबी का कोई लम्हा है। आज पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कामयाबी का वह झंडा गोदी मीडिया भी नहीं दिखा पा रहा, जिसे गोदी एंकर अपने स्टूडियो में लहराया करते थे। G20 को लेकर कितना खर्च हुआ, इस पर श्वेत पत्र आना चाहिए। मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट है। सितंबर 2023 में कांग्रेस ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने 4100 करोड़ उड़ा दिया, जनता की मेहनत की कमाई अपनी छवि चमकाने में उड़ाई। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने भी इस पर ट्वीट किया, जिस पर पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए लिखा, सही नहीं है, भ्रामक जानकारी है, बहुत सारा पैसा स्थायी रूप से इमारतों को खड़ा करने में खर्च किया गया जो G20 के बाद भी काम आएंगे। लेकिन खर्च तो G20 के लिए ही हुआ। दिसंबर 2023 में दिव्या ए ने इंडियन एक्सप्रेस के लिए रिपोर्ट किया कि केंद्र सरकार ने कहा है कि G20 के आयोजन के लिए भारत सरकार ने 1310 करोड़ का बजट दिया था। पहले 320 करोड़ का बजट, फिर 990 करोड़ का। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया है यह पैसा भारत भर में खर्च हुआ है। इसी अखबार में जतिन आनंद की सितंबर 2023 की रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2 दिन के सम्मेलन के लिए दिल्ली को तैयार करने पर 4100 करोड़ का खर्च हुआ। 12 श्रेणियों में यह खर्चा किया गया। सुरक्षा पर सर्वाधिक खर्च हुआ, मगर सड़कों, फुटपाथ, लाइटिंग इत्यादि पर भी काफी पैसे खर्च किए गए। 2 दिन के आयोजन के लिए 4100 करोड़। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। क्या आप इस खर्चे का मतलब समझ रहे हैं? क्या G20 के देशों ने भारत का साथ दिया? इसके एक टॉप सदस्य अमेरिका का बयान आप देख चुके हैं। चीन के बारे में आपको बताने की जरूरत ही नहीं। पाकिस्तान की मदद करने में, तरह तरह से मदद करने में तमाम विश्लेषणों में चीन का नाम आ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हमले के फौरन बाद बयान जारी कर हमले की निंदा की। बाद में ब्रिटेन की संसद में हमले पर बहस हुई और बाद के बयानों में ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान से संयमित कार्रवाई और तनाव कम करने का आह्वान किया। भारत का खुलकर पक्ष नहीं लिया। दोनों के बीच तनाव कम करने की बातें ब्रिटेन करता रहा। पहलगाम के हमले के बाद चीन ने अपने बयान में कहा कि वह अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है, हर प्रकार की आतंकी गतिविधि का पुरजोर विरोध करता है। मगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद चीन ने अपने बयान में लिखा वह आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ है, उसका सबसे गहरा दोस्त है।
यह भी कहा कि इस हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान से आग्रह किया कि दोनों देश शांति से काम लें। विदेश यात्राओं पर गए प्रधानमंत्री मोदी की अनगिनत तस्वीरें मिल जाएंगी, लेकिन उन तस्वीरों में अब केवल प्रधानमंत्री ही दिखाई दे रहे हैं। भारत की विदेश नीति कड़े इम्तिहान से गुजर रही है, उसकी तलाश हो रही है। इस बीच भारत का गोदी मीडिया दिन रात झूठ परोसने में लगा हुआ है ताकि जनता हर समय कंफ्यूजन में रहे, झूठ से निकलने का रास्ता उसे मिले ही ना। रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी ने अपने कार्यक्रम में तुर्की की एक इमारत को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बता दिया। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में जिस कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर रिपब्लिक चैनल बता रहा है वो इस्तांबुल नगरपालिका की इमारत है, उसका कन्वेंशन सेंटर है। इसके बाद कांग्रेस जगह जगह की इमारतों की तस्वीरों को ट्वीट कर रही है कि शिकागो के कांग्रेस प्लाजा होटल को भी कांग्रेस पार्टी का बता दीजिए, प्राग के कांग्रेस सेंटर को भी कांग्रेस पार्टी का बता दीजिए, अमेरिकी कांग्रेस को भी कांग्रेस पार्टी का बता दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार थरूर और पठान को खुद से चुनकर कांग्रेस और तृणमूल को चिढ़ाने में लगी थी, उसी लाइन में गोदी मीडिया विपक्ष पर झूठ के सहारे हमला कर रहा है। जाहिर है तब पूछा ही जाएगा 59 सांसदों को विदेश भेजकर हासिल क्या करना जब दिन रात झूठ के सहारे ही जीना है। यह भी तो झूठ बोला ही जा सकता है, सारे सांसद दुनिया भर की यात्राएं कर कर लौट आए, भेजने का खर्चा भी बच जाएगा। इस लेवल का मीडिया इस देश में, इस लेवल की राजनीति इस देश में, आप दर्शक हमेशा अपना लेवल ऊंचा करते रहें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।